हेलो। कॉन्करेंट ऑडिट वीडियो सीरीज का आज ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने डिटेल में डिपॉजिट सेगमेंट को लेकर कवर किए और आज मैं कवर करने वाला हूँ लोन और एडवांसेस सेगमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहला वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। देखिए, ये जो लोन और एडवांसेस सेगमेंट है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा पार्ट है वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को भी हम लोग दो सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है एज पर गाइडेंस नोट और दूसरा पार्ट है एज पर जिलानी और घोष कमेटी रिकमेंडेशन। तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस नोट के मुताबिक क्या क्या चीज आपको देखने होंगे with regard to the fact of documentation। तो पहला पॉइंट है प्री सैंक्शन सिस्टम ऑफ क्रेडिट अप्राइजल एंड रिव्यू एंड रिन्यूअल। तो प्री सैंक्शन का जो भी नॉर्म्स है वो आपको एडहेयर करने होंगे। दूसरा जो पार्ट है वो पोस्ट सैंक्शन कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सैंक्शन और एंड यूज ऑफ फंड एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो प्री सैंक्शन के तरह ही पोस्ट सैंक्शन भी एक इंस्पेक्शन होता है और उसमें जो कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस सही तरीके से हुआ या नहीं वो ऑडिटर को चेक करने पड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है, वो है कि एंड यूज ऑफ फंड, इस पे ऑडिटर को स्पेसिफिकली कमेंट करने होंगे। क्या है ये एंड यूज ऑफ फंड? देखिए, जिस पर्पस के लिए बैंक लोन दे रहे हैं उसी पर्पस के लिए लोन को यूज या यूटिलाइज होना चाहिए। पर बहुत से टाइम ऐसे भी होते हैं कि फंड लिया जाता है एक पर्पस के लिए पर वो इन्वेस्ट होते हैं या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वो यूटिलाइज होते हैं दूसरे कोई पर्पस के लिए। तो यहाँ पे ऑडिटर को अच्छे से चेक पॉइंट जो है चेक पॉइंट को स्टैब्लिश करने होंगे। थर्ड पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक एंड बुक्ड स्टेटमेंट, इंश्योरेंस, इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक, सिक्योरिटी, ऑपरेशन इन द अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग मेनली बोलना चाहते हैं कि जो स्टॉक और डेटर्स है उसको आपको ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी को चेक करने होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करके स्टॉक का फिगर को आइडेंटिफाई करने होंगे। जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी वहां पे देखने होंगे कि कितने रुपए का स्टॉक का इंश्योरेंस किया गया है। तो ये सारा ऑडिट एविडेंस से आप इस फैक्ट पे आ सकते हैं कि एक्चुअली उस पार्टी का कितना स्टॉक है। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेके आप उसका बुक डेप्थ को वेरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इवैल्यूएट क्रेडिट रिस्क, जैसे कि टैक्स फाइलिंग स्टेटस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीएमए डेटा, कॉस्टिंग एनालिसिस। तो ये सब करके आप रिस्क जो है, क्रेडिट रिस्क जो है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगला कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं बहुत जल्दी कवर करना चाहता हूं क्योंकि हम लोग का ये वीडियो काफी लंबा वीडियो बनने जाएगा। वो सारे पॉइंट्स है classification of advances, provisioning on NPM, latest valuation certificate, credit card overdue, critical review of large advances, adverse comment by audit or inspection और internal audit। इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ क्योंकि जब भी कोई कॉन्करेंट ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं तो वो सबसे पहले पिछला कॉन्करेंट ऑडिटर का रिपोर्ट को मंगा लेते हैं, साथ साथ पिछला इंस्पेक्शन या इंटरनल ऑडिट का जो भी रिपोर्ट है उसको भी गैदर कर लेते हैं और वहां से वो लोग देख लेते हैं कि हाल फिलहाल में क्या क्या ऑब्जर्वेशन लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है। अगर कुछ इरेगुलरिटी है तो वहां पे पॉइंट आउट रहता है, तो ऑडिटर को काम करने में सहूलियत मिल जाता है। वो रेफर कर सकते हैं कि पिछले साल या पिछला क्वार्टर में या पिछला महीना में ये सारे इरेगुलरिटीज हुआ है, तो क्या ये सारे इरेगुलरिटीज जो है जो पिछले बार पॉइंट आउट किया गया था वो रेक्टिफाई हुए या वो परसिस्ट कर रहे हैं। अगला पॉइंट है रिव्यू ऑफ सूट फाइल्ड डिक्रेड अकाउंट्स। तो जो लोन अकाउंट एनपीए है और जो सरफाइसी में गया है उससे क्या रिकवरी प्रोसीडिंग्स हुए हैं, उसका क्या लीगल स्टेटस है, वो सभी ऑडिटर को चेक करने होते हैं और ये कंकरेंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आ जाता है। अगला जो पॉइंट है वो रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, अपग्रेडेड, स्लिपेज बिटवीन सब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड अकाउंट एक्सेट्रा। तो पिछला जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है वहां से आपको देखने होंगे कि पिछले साल जो क्लासिफिकेशन हुए थे एडवांसेस का उससे अब तक कौन कौन से अकाउंट से जो अपडेट हुए या स्लिपेज हो गए। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये लोन का जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ये पार्ट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही अच्छे से उसको क्लासिफाई करते हैं और अच्छे से उसमें स्पेशल जो फोकस देते हैं। पर ये रिकमेंडेड है कि जो कंकरेंट ऑडिटर है वो भी जो एडवांसेस का क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से देखें और सिर्फ क्लासिफिकेशन देखने से ही नहीं होगा, आपको ये भी देखना होगा कि वो अकाउंट्स का करंट या रिसेंट महीने में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कौन सा अकाउंट स्लिपेज कर गया या कौन सा अकाउंट अपग्रेड हो गया, ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। तो आपको लास्ट पॉइंट में ये देखने होंगे कि रिव्यू ऑफ अकाउंट्स फ्रीक्वेंटली एक्सीडिंग लिमिट और डीपी। तो जो जो अकाउंट लिमिट या डीपी को क्रॉस कर जा रहे हैं
और ये क्रॉसिंग जो है वो एक बार नहीं की बल्कि मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, तो वहां पे ऑडिटर को स्पेशल अटेंशन देने होंगे। और ऑडिटर को ये भी देखने होंगे कि क्या बैंक से टीओडी यानी टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट इशू किया गया है, या बैंक के साथ उसका क्या टाई अप है, क्या अरेंजमेंट है, वो भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। तो इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, उसका गाइडेंस नोट वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिलानी और घोष कमेटी रिकमेंडेशन के बारे में। देखिए, जिलानी और घोष कमेटी रिकमेंडेशन में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि इसका 2-2.5 पेज का जो कंप्लायंसेस होते हैं, पर मैं यहाँ पे डिस्कशन के लिए थोड़ा बहुत ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि उतना सारा लंबा जो चेकलिस्ट है उतना हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो मेजर पॉइंट है वो है कि घोष और जिलानी कमेटी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको प्री सैंक्शन जो विजिट है बोरोवर का, वो बोरोवर प्रेमाइसेस और गोडाउन दोनों जगह पे हुआ या नहीं, और जो उसका ऑब्जर्वेशन है वो आपको अच्छे से गो थ्रू करने होंगे। सेकेंड पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ लार्ज ट्रांसफर टू सिस्टर कंसर्न्स। थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट जो है ये स्टॉक स्टेटमेंट को लेके है। हम लोग जानते हैं कि जो बोरोवर है वो अगर स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो पेनल इंटरेस्ट लग जाएगा। पर पेनल इंटरेस्ट लगाना ही बैंक का मेन पर्पस नहीं है। एक्चुअली बैंक जिस पर्पस के लिए स्टॉक स्टेटमेंट मांगते हैं वो है कि बैंक इस चीज को इंश्योर करना चाहते हैं कि आपका हर महीना कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ट्रांजैक्शन होने के बाद आपका स्टॉक पोजीशन क्या है, क्योंकि स्टॉक डेटर्स इसके बेसिस से ही सीसी लोन दिया जाता है। तो हर महीने के एंड पे क्या स्टॉक स्टेटमेंट है, ये बैंक के लिए जानना बेहद जरूरी है। और इस घोष और जिलानी कमेटी रिकमेंडेशन में इस चीज को फोकस किया गया है, बल्कि इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये भी बताया गया है कि मंथली सर्टिफिकेट टू आरओ, यानी इस चीज को ब्रांच लेवल से अभी आरओ यानी रीजनल लेवल पे भी उसको एस्केलेट किया गया है। फोर्थ पॉइंट है चेकलिस्ट ऑफ गाइडलाइंस टू अवॉइड मिस यूज ऑफ हाइपोथिकेशन और प्लीज फैसिलिटी। तो जो प्लीज और हाइपोथिकेशन का जो फैसिलिटी का कुछ मिसयूज का जो इश्यूज था उसको चेक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए गए, उसको ऑडिटर को चेक करने होंगे। पॉइंट नंबर 5 है एंड यूज ऑफ फंड को लेके, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी गाइडेंस नोट पे कवर कर चुका हूं। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूं लास्ट पॉइंट पे जो एलसी और बीजी को लेके कवर कर रहे हैं। देखिए, एलसी और बीजी को लेके जिलानी और घोष कमेटी रिकमेंडेशन में कुछ स्पेसिफिक बात बताया गया है। तो उसमें पहला बात है कि वन ऑफ द 2 ऑथराइज सिग्नेटरीज ऑफ द एलसी टू बी फ्रॉम आरओ, यानी कि ब्रांच लेवल से अगर कोई एक बंदा साइन करता है तो कम से कम आरओ लेवल से भी एक बंदे को साइन करने होंगे, यानी वो सुपरविजन में रहेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि बिल डिस्काउंटेड अंडर एलसी टू बी एक्सटेंडेड टू क्लाइंट विथ रेगुलर सैंक्शन लिमिट। तो ये बिल डिस्काउंट को लेके जो नॉर्मल जो रूल्स है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट आपको थोड़ा सा फोकस देके याद रखने होंगे। तो एलसी और बीजी का जो लास्ट वाला सेगमेंट है मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले जो अप्रूव ट्रांसपोर्टर थे उसका जो लॉरी रिसीव्स था उसी को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता था, और जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं उसका आप एक एविडेंस के हिसाब से ले सकते थे लॉरी रिसीव्स। पर अभी आप जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग और ई वेबिल आ चुका है, तो आप एडिशनली ई इनवॉइसिंग, ई वेबिल ये सब भी मंगा सकते हैं और इस चीज को एश्योर कर सकते हैं कि जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, तो मैंने अब तक जिलानी घोष कमेटी रिकमेंडेशन और गाइडेंस नेट को कवर किया है। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वेरिफिकेशन वाला पार्ट। तो वेरिफिकेशन पार्ट में जो 7 पॉइंट्स मैं अभी कवर करूंगा वो है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, डिसबर्समेंट, रिव्यू ऑफ ऑपरेशन, रिन्यूअल और एनहांसमेंट ऑफ बैलेंस कंफर्मेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन, सिक्योरिटी एंड वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ चार्जेस ऑन एडवांसेस, और फाइनली एलसीबीजी बिल डिस्काउंटेड। तो चलिए अब एक एक करके सारा पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। यहाँ पे रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, और ऑडिटर का जो जो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने हैं वो है बोरोवर्स फाइनेंशियल, ब्रांच विजिट रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रोफोर्मा इनवॉइस, बैंक क्रेडिट अप्रेजल रिपोर्ट, बोरोवर एंड गारंटर नेट वर्थ, अदर बैंक्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, रेशियो एनालिसिस एक्सेट्रा। तो ये सारा चीज जो है मैं इसलिए आपको डिटेल में बताऊं ताकि आप जब भी ऑडिट करने जाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिससे वेरीफाई कर सको। इसलिए आपको मैं इतना सारा जो ऑप्शंस है ऑप्शंस खुल के यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला जो चीज आपको देखना है वो है बोरोवर सिविल रिपोर्ट एंड पास्ट डिफॉल्ट ऑफ गारंटर्स। तो उसका पास्ट हिस्ट्री आपको चेक करने होंगे, और यहाँ पे ऑडिटर को वेरीफाई करने होंगे वेरासिटी ऑफ सैंक्शन लेटर एंड कंप्लायंस विथ ऑल इट्स टर्म्स, खास करके वो सारे एडवर्स कमेंट जो दिए गए हैं पिछले स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल इंस्पेक्शन या पिछला कॉन्करेंट ऑडिटर के द्वारा। साथ साथ
वायलेशन ऑफ आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप बोरोवर्स, खास करके जो मास्टर सर्कुलर है उसको भी आपको फॉलो करने होंगे। सेकेंड पार्ट है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट पार्ट में क्या है देखिए, बोरोवर टू एग्जीक्यूट डीपीएन डॉक्यूमेंट्स फॉर हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज, लेटर ऑफ गारंटी एक्सेट्रा। तो ऑडिटर को चेक करने होंगे कि ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो मिल चुका है या नहीं, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स के बिना ही अगर बैंक लोन सैंक्शन कर देते हैं तो वहाँ पे ऑडिटर को कमेंट करने होंगे। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अप्रोप्रिएटली स्टैम्प्ड। हम लोग जानते हैं कि जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली वेरीफाइड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज टाइटल डीड। अब टाइटल डीड जो है उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ देखने होंगे, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी म्यूटेशन सर्टिफिकेट, बीएलआरओ म्यूटेशन, सीसी फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी, फ्लोर प्लान, बिल्डिंग प्लान एक्सेट्रा। जो मदर डीड है उस पर आपको फ्लोर प्लान, बिल्डिंग प्लान ये सब मिल जाएगा, पर अगर उसमें दिया नहीं गया है तो आप अलग से उसमें मांग लीजिए। और अगर व्हीकल लोन के बारे में बात करें तो वहाँ पे ब्लू बुक, इंश्योरेंस का जो कॉपी है वो आपको चेक करने होंगे। और अगर कोई सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं तो उस केस में सोसाइटी से एनओसी लिया या नहीं, वो सारा चीज़ भी आपको देखने होंगे। देखिए एक्चुअली ये ऑडिट प्रोसीड्योर जो है इसमें आपको थियोरेटिकली नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर को भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने होंगे। तो जब आप प्रैक्टिकली काम करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ को दिमाग में रखने होंगे, जो टाइम टू टाइम धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके पास आ जाएगा। जो भी आप YouTube में वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा, आपको बेसिक गाइडलाइंस दिया जाएगा, जो गाइडलाइंस आप यूज कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना प्रूडेंस और एक्सपर्टाइज जो नॉलेज है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। मैंने पहले ही कहा था पहले वीडियो में कि खास करके जो ऑपरेशन वाला सेगमेंट है यहाँ पे ऑडिटर को अच्छे से ध्यान देना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडिटर जो है वो लोन सेगमेंट को ही कवर करके छोड़ देते हैं, पर ऑपरेशन को भी ध्यान देना होगा। और ऑपरेशन में मैं फोकस करूंगा कि खास करके वो सारा लार्ज जो बोरोवर जो है उसको आप अच्छे से फॉलो अप कीजिए। तो रिव्यू ऑफ ऑपरेशन में आपको जो जो चीज देखना है वो है, तो इस सेगमेंट में जो जो चीज आपको देखनी है वो है कि एनी ट्रांजैक्शन सस्पेक्टेबल ऑफ फ्रॉड टू बी डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द आरबीआई बाय ऑडिटर्स। तो जो आरबीआई रिपोर्टिंग का कंप्लायंसेस वो आपको चेक करने हैं। ऑडिटर्स टू स्क्रूटिनाइज बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट ट्रांसफर, चेक रिटर्न, विथड्रॉल, डिपॉजिट ऑफ कैश, टर्नओवर इन अकाउंट, ट्रांसफर टू सिस्टर कंसर्न, डाइवर्सन ऑफ फंड एक्सेट्रा। तो ये सारा जो है ये सारा पॉइंट्स आपको देखने हैं। थर्ड जो चीज है वो ऑडिटर शुड कंपेयर movement of stock and book debt month on month with turnover in account. Compare it with audited or unaudited accounts. Book debt statement should be certified by a CA on quarterly basis. नॉर्मली जो देखा गया है कि जो बुक डेट स्टेटमेंट है जो मंथली सबमिट होता है वो सीए से सर्टिफाइड नहीं होता है, पर खास करके आप इस चीज को इंश्योर कीजिए कि जो लार्ज बोरोवर है वो लोग जब बुक डेट स्टेटमेंट देंगे एटलीस्ट क्वार्टरली जो बुक डेट दे रहे हैं वो सीए सर्टिफाइड हो। उसके साथ साथ आपको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई वेदर स्टॉक इंक्लूड अनपेड स्टॉक दैट इज सिंडिकेटर्स, स्टॉक इंक्लूड एलसी, स्टॉक अंडर पैकिंग क्रेडिट हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम टोटल स्टॉक कंसीडरिंग फॉर डीपी लिमिट। तो अगर आपका स्टॉक स्टेटमेंट का एक्सपोजर है तो आपको मालूम है कि इस जो सेगमेंट ये वाला जो सेगमेंट इस पर आपको क्या क्या चेक करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मूव कर जाते हैं। इन केस ऑफ एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, बैंक टू इन्फॉर्म ईसीजीसी टू कवर सेट एडवांस अंडर द इंश्योरेंस स्कीम। तो ईसीजीसी का जो कंप्लायंसेस है वो भी आपको यहाँ पे चेक करने होंगे। कंपल्सरी फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैविंग सैंक्शन लिमिट अबव 10 लाख टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो जब भी वो लोग रिव्यू और रिन्यूअल के लिए फाइल को देंगे तो वो सारा फाइल जो है ऑडिटेड है या नहीं वो भी आपको चेक करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बैलेंस इन एडवांस अपीयरिंग इन इंडिविजुअल लेजर टू बी टैलीड विद जनरल लेजर बैलेंसेस, रिकॉन्साइल्ड बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड बी इंडिकेटर्स ऑफ प्रोबेबल फ्रॉड्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का लेजर रिकॉन्सिलेशन होता है तो वो भी आपको रिकॉन्साइल करके देखने होंगे। मतलब जो राउंडिंग का काम है हम लोग राउंडिंग करके देख लेते हैं कि कुछ अनटेलिड फिगर यानी वो भी आपको आइडेंटिफिकेशन करके उसको रिपोर्टिंग करने होंगे। अब आते हैं फोर्थ वाला पार्ट में जहां पे हम लोग बात करेंगे रिन्यूअल और एनहांसमेंट और रीशेड्यूलमेंट और बैलेंस कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इफ लिमिट्स आर रीअलाइंड और एनहांस्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जब भी कोई लोन का लिमिट को सैंक्शन किया जाता है उसके बाद उसका एनहांसमेंट होता है, तो एनहांसमेंट होने के लिए जितना सारा कंप्लायंस है वो सारा कंप्लायंस जो है बैंक किया ही है नहीं वो आपको चेक करके देखने होंगे। ऑल रीशेड्यूलिंग रिस्ट्रक्चरिंग टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई नॉर्म्स। तो डेफिनेटली आरबीआई नॉर्म्स को आपको एडहेयर करने होंगे। टू अवॉइड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गेटिंग टाइम बर्ड, ऑब्टेन लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड सिक्योरिटीज और बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। तो आप जानते हैं कि आपको बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ से लेने होंगे। अगला पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यूएशन। नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि जो कॉन्करेंट ऑडिटर है वो हर तिमाही में या
हर महीने में तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है, पर हर तिमाही में वो जाके कुछ क्रीम जो बोरोवर हैं वहाँ पे फिजिकली जाके अलोंग विद बैंक ऑफिसर्स वेरीफाई करके देखते हैं, ताकि उनका नॉलेज में रहे कि जो बिजनेस चल रहा है, जो पेपर्स बैंक में सबमिट हो रहा है वो ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिकेट है और प्रैक्टिकली वो बिजनेस चल रहा है। तो ऑडिटर के यहाँ पे जो जो चीज देखने हैं वो है एग्जामिन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट फॉर एनी एडवर्स कमेंट विद स्पेशल अटेंशन टू नॉन मूविंग और ऑब्सोलेट स्टॉक। उसके बाद डीमैट पेपर्स, फिजिकल शेयर्स, टीडीआर, एनएससी यूजुअली इन कस्टडी ऑफ बैंक एंड शुड बी फिजिकली वेरीफाइड। उसके बाद लोन अगेंस्ट शेयर, पीरियडिक स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स प्लीज टू एंश्योर मार्जिन इज मेंटेन। तो स्टॉक के केस में आपको स्पेशली ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने होंगे क्योंकि इसका प्राइस जो है ये फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। और फाइनली यहाँ पे जो चीज देखने हैं वो है एनपी अकाउंट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज मॉर्गेज टू द बैंक एटलीस्ट वंस इन 3 years। तो 3 साल के अंदर आपको एक बार ये चीज को चेक करने होंगे। अब हम लोग का डिस्कशन का लास्ट 2 पार्ट ही बचा है। पॉइंट नंबर 6 है वेरिफिकेशन ऑफ चार्जेस ऑन एडवांसेस, जहाँ पे ऑडिटर को वेरीफाई करने होंगे चार्जेस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स, स्टैंपिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इंटरेस्ट और चार्जेस ऑन एडवांसेस, टेम्पररी ओवर लिमिट एक्सेट्रा, charges for late or non-submission of QIS, stock statement inspection, valuation, non-renewal of limits etc। तो ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स काफी आसान पॉइंट्स है, हम लोग सभी जानते हैं। लास्ट जो पार्ट है वो है पॉइंट नंबर 7 एलसी बीजी बिल डिस्काउंटेड। अभी हम लोग बात करेंगे एलसी बीजी और बिल डिस्काउंटेड के बारे में। तो पहले मैं एलसी और बिल डिस्काउंटेड को कवर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है बैंक शुड नॉट टू डिस्काउंट बिल्स drawn under LC or otherwise for beneficiary who are not regular clients। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेगुलर क्लाइंट्स नहीं है उसके केस में ऑडिटर को ये चेक करने होंगे कि नॉन रेगुलर क्लाइंट को एलसी और बीजी डिस्काउंट तो करा के बैंक नहीं दे रहा है। अगला जो पॉइंट है वो है को एक्सेप्टेंस ऑफ बीसी। ये खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो बन जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल से पहले बहुत टाइम पहले फ्रॉड होते थे, हालांकि अभी उसको रेस्ट्रिक्ट और चेक किया गया है। तो यहाँ पे आपको चेक करने होंगे generally used by customers to float accommodation bills that is not supported by genuine purchase or sale of goods। तो वहां पे आपको पहले की तरह ई बिल, ई इनवॉइसिंग, ये सबसे इस चीज को इंश्योर करने होंगे कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन था। अब बात कर लेते हैं बैंक गारंटी के बारे में। गारंटी कैन बी फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस, इट कैन बी ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी। और फाइनली ऑडिटर को यहाँ पे जो चीज इंश्योर करनी होंगी वो है unsecured guarantee to a particular borrower not to exceed 10% of the total exposure, recommendation of Ghosh committee to be complied। और थर्ड पॉइंट है for guarantee issued on behalf of stock broker bank to take minimum 50% margin with 25% being cash margin। फ्रेंड्स आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको बहुत सारा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल चुका है और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।